Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology, Unit 1, Chapter number 1, Cell Injury. जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी और इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सेल इंजरी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कहा कि सेल इंजरी का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि सेल इंजरी का मतलब है कि अगर कोई सेल जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस फील कर रही है और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे रही है ना, उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं। अब ये जो सेल इंजरी होती है ये होती है फर्दर तीन टाइप्स की। एक होती है हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी और थर्ड होती है सेल्यूलर अडेप्टेशन। यानी कि अगर स्ट्रेस कंडीशंस जो है वो लो लेवल का हुआ, वो सीवियर नहीं हुआ, तो उस स्ट्रेस कंडीशन को रिवर्ट बैक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सीवियर हुआ, परसिस्टेंट रहा, तो उसे रिवर्स नहीं किया जाएगा और वहां पर सेल की जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फिर हमने बात करी सेल्यूलर अडेप्टेशन की कि कई बार सेल्स जो होती हैं उस चेंजेस को अडेप्ट कर लेती हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं, उसको बोलते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि तीन टाइप की सेल इंजरीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये सेल इंजरी हुई क्यों है, क्या कारण है सेल इंजरी के। तो नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी के कारण क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ सेल इज इंजर्ड इट इज लेस सीवियर देन इट कैन बी रिवर्ट। कि अगर कोई सेल है, ठीक है, उसमें इंजरी हुई है और वो जो इंजरी है वो लेस सीवियर है, वो ज्यादा सीरियस नहीं है ना, ज्यादा सीवियर लेवल की नहीं है, तो उसे हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और इस तरीके की सेल इंजरी को हम क्या बोलते थे, रिवर्सिबल सेल इंजरी बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर जो ये सेल इंजरी है इसे रिवर्ट बैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी कि बट व्हेन एन इंजरी रीचेस टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन अगर एक सेल इंजरी जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुकी है, यानी उस कंडीशन में पहुंच चुकी है जहां पर इस इंजरी को रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, नो रिटर्न की कंडीशन पे पहुंच गई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। या फिर ये कह सकते हैं कि और हाईएस्ट पॉसिबल सीवियरिटी लेवल, कि हाईएस्ट पॉसिबल सीवियरिटी लेवल पर पहुंच चुकी है, देन इट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोला जाता है। और इस केस में क्या हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। दिस वुड रिजल्ट इनटू सेल डेथ। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें आपको सेल इंजरी देखने को मिल सकती है। सो द पॉसिबल कोजेज ऑफ सेल इंजरी आर फर्स्ट हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। तो जो पॉसिबल कारण है सेल इंजरी के वो क्या क्या हो सकते हैं, इसमें सबसे पहला कारण आता है आपके हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया नाम से समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब कि क्या, हाइपो मतलब कि कम, ऑक्सिया, ऑक्सिया मतलब कि क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो गया आपके, कम हो गया है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और इस्चीमिया, इस्चीमिया किससे रिलेटेड है, ब्लड सप्लाई से। कि अगर ब्लड सप्लाई यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो रही है तो जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस्चीमिया। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर कि हाइपोक्सिया इज एन कंडीशन इन विच द ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी प्रोडक्शन कैन कंटिन्यूड एंड डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। कि हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और जो ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बना रहता है। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो तो एज इट इज रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एनर्जी लेवल में कोई चेंज है, सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो उस कंडीशन को तो क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोला जाता है। जबकि इस्चीमिया कौन सी कंडीशन है, कि इस्चीमिया इज अ कंडीशन इन विच
लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का मूवमेंट है, वो यहाँ पर कम हो गया है, ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पा रहा, एंड देयरफॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज इज एब्सेंट। क्योंकि ब्लड नहीं फ्लो हो पा रहा, इस वजह से जो ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, जबकि हाइपोक्सिया की कंडीशन में ऑक्सीजन जो थी वो यहाँ पर कम हो गई थी। सो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया कि हाइपोक्सिया में तो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है, जबकि इस्चीमिया के अंदर जो सप्लाई है ब्लड की वो कम हो जाने की वजह से टिश्यूज का ऑक्सीजनेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है, इन द मायोकार्डियल इस्चीमिया रिजल्टेड इनटू कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, की जो मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशंस होती है, इसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में आपको पता है कि इस तरीके से ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर कोई क्लॉट यहाँ जम जाएगा, ठीक है, यानी कि वो प्लेटलेट्स हो सकती हैं, ठीक है, आपके फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई और टिश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, फैट हो सकता है। तो इनके क्लोट हो जाने से, जम जाने से जो सप्लाई होती है ब्लड की वो यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पाती, ब्लड फ्लो जो होता है वो यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को तो क्या बोला जाता है, इस्चीमिया बोला जाता है। और क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पा रही होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इस्चीमिया। सेकेंड कंडीशन आती है हमारे पास फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स की वजह से भी क्या हो सकती है, सेल की इंजरी हो सकती है। ये फिजिकल एजेंट्स क्या क्या होंगे, तो डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ट्रोमा एंड रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डैमेज। क्या बोल रहे हैं कि कई सारे फिजिकल एजेंट्स होते हैं। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि आपकी हीट हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से, कोल्ड की वजह से, एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ जाने से, एक्सेसिव टेम्परेचर कम हो जाने से, या एटमॉस्फेरिक के अंदर कोई चेंजेस होने से, ट्रोमा कंडीशंस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से क्या हो सकती है, हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके सेकेंड फिजिकल एजेंट्स। थर्ड आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अब आपको पता है कि इम्यून सिस्टम का क्या है काम, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना और डिफरेंट पैथोजन से लड़ना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो द इम्यून सिस्टम सर्व एज a defense against biological agents, but sometimes immune reactions like anaphylactic reactions, hypersensitivity reactions can result into cell injury। कि वैसे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसका काम क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करना, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इससे जो कई सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। लेकिन कभी कभी इसी इम्यून सिस्टम के थ्रू कुछ इम्यून रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, जिन्हें हम एलर्जिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। एलर्जी की वजह से यहाँ पर ये एलर्जेंस की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो एक पर्सन ह्यूमन स्पेसिफिक होती है कि वो उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए सेंसिटिव है, तो यहाँ पे ये सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सेल क्या हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। अब इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, थायराइड डैमेज caused by antibodies produced by the body's own tissues। कि यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से, कि बॉडी के खुद के जो टिश्यूज है उनके थ्रू जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं, इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स।
तो उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होती है, आपके थायराइड ग्लैंड यहाँ पर डैमेज हो जाती है। कि बॉडी की जो खुद के टिश्यूज है ना, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी जाएगी जो क्या करेंगे, थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देंगे। इसे क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। किसका, इम्यूनिटी सिस्टम का, किसके अगेंस्ट में, बॉडी के खुद के जो थायराइड ग्लैंड है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग। केमिकल एजेंट्स या ड्रग से हमारा मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स होंगे जिनकी वजह से सेल इंजरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये केमिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं, तो देखो, केमिकल एजेंट्स कैन रिजल्ट इनटू सेल इंजरी सच एज ग्लूकोजन। पहला एग्जाम्पल है किसका, ग्लूकोजन का। और सॉल्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देखो, हाइपरटोनिक का मतलब है कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर ऑलरेडी जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके अंदर अगर और ज़्यादा ग्लूकोज या सॉल्ट प्रेजेंट हो जाए तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, है ना। एक्सेसिव ग्लूकोज या सॉल्ट की वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से सेल इंजर हो सकती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन एट अ हायर कंसंट्रेशन, कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपके हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। कि वैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से सेल इंजरी हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन अगर यही ऑक्सीजन एक लिमिट रेंज से ज्यादा हो जाए तो भी सेल इंजर्ड हो सकती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है पॉइजन की वजह से, कि पॉइजन्स सच एज मर्करी और आर्सेनिक और साइनाइड, की जो पॉइजन होते हैं जैसे कि मरकरी हो गया, आपके आर्सेनिक हो गया, साइनाइड हो गया, तो ये जो पॉइजन होते हैं ये अगर थोड़े अमाउंट में भी प्रेजेंट है, बहुत ही कम परसेंटेज में भी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। इसी तरीके से इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट को साइड करने वाले। साइड से हमेशा ध्यान रखो, जब भी ये वर्ड देखो ना, साइडल, साइडल का मतलब होता है किलिंग। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइडल का मतलब है कि इंसेक्ट्स को किल करने वाला। तो ऐसे एजेंट जो इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, इसी तरीके से हर्बिसाइड्स जो कि हर्ब्स को किल कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको किल कर सकते हैं, तो वो एजेंट हमारी सेल को भी किल कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकती है, सेल जो है डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसी तरीके के कोर्सेज को, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन को बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिजिटल कोर्सेज, मास्टर कोर्स और 1 ईयर कोर्स, जिसका फुल डिस्क्रिप्शन आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके के कोर्सेज मिलते हैं, इनमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है। तो आप जाइए, चेक कीजिए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहाँ पे आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और डिटेल में हमारे सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोबियल एजेंट से हमारा क्या मतलब है कि अगर माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, यानी कि माइक्रोब की वजह से यहाँ पर सेल की इंजरी हो रही है, सेल की डेथ हो रही है, ठीक है, सेल सीवियर कंडीशन में पहुंच रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल इंजरी बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि माइक्रोब्स सच एज रिकेट्सिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया कैन कोज द सेल इंजरी। कि माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से क्या हो सकती है, आपकी जो सेल है वो इंजर्ड हो सकती है। ठीक है, इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है कि ट्यूबरक्लोसिस इन द लंग्स कैन डैमेज इवन रेस्पिरेटरी म्यूकोसा इज कोज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। के 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है वो डैमेज हो सकती है। इसी तरीके से लंग्स में क्या हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन आ सकती है लंग्स में, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो सकता है, किसकी वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है किसका, माइक्रोबियल
एजेंट्स का जो सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली पर्सन की साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि उसका क्या माइंडसेट है, ठीक है, वो किसी चीज को लेकर के अगर एडिक्टेड है, वो एक ऐसी चीज ले रहा है जिसकी वजह से सेल इंजरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम सच एज एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म मतलब जो पर्सन है वो क्या है, एल्कोहल एडिक्टेड है, ठीक है, एल्कोहल का एडिक्शन है उसको, वो एल्कोहल के बिना नहीं रह सकता, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि एल्कोहल को नहीं लेगा तो उसको बेचैनी रहेगी। फिर है ड्रग एडिक्शन, कोई स्पेसिफिक ड्रग का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, स्मोक वो करता हो, इनकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है, जैसे कि उसका लीवर डैमेज हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि सीवियस देखने को मिल सकता है, सीवियस उसका डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है, कोई पर्टिकुलर ड्रग है जिसका उसको एडिक्शन है, या वो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, तो आपको पता है अल्कोहल कंज्यूम करने से उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, स्मोकिंग अगर वो करता है तो लंग कैंसर हो सकते हैं, है ना, स्टमक में उसके अल्सर्स हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी सीवियस डिसऑर्डर्स उसको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जब सेल इंजरी होगी तो एक एक सेल डैमेज होकर के इस पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस से क्या मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है जिसकी कमी हो गई है या उसकी एक्सेस हो गई है, दोनों ही नुकसान करेगा, कमी हो गई है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गई है तो भी प्रॉब्लम है। इम्बैलेंस का मतलब है कि जो एक बैलेंस डाइट है वो मेंटेन नहीं हो रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो क्या कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिशन कैन लीड्स टू सेल इंजरी, कि अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की यहाँ पर कमी हो गई है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, आपके सेल इंजर्ड हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोटीन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ सेल, कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, प्रोटीन की कमी हो गई है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली सेल्स की यहाँ पर डेथ हो सकती है। इसी तरीके से एक्सेस ऑफ लिपिड कैन कोज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओबेसिटी, कि अगर यहाँ पर लिपिड का लेवल बढ़ जाए, है ना, ओबेसिटी हो सकती है, अगर लिपिड यानी कि फैट का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा फैट, उसको क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसी तरीके से ओबेसिटी यानी कि मोटापा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाती है, हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो इंजर्ड हो जाती है। लास्ट आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर किससे रिलेटेड है, जीन से, कि अगर जीन्स में कोई डिफेक्ट है तो किस में इंजरी होगी, जीन जेनेटिक इंजरी होगी, ठीक है। तो लास्ट आता है जेनेटिक फैक्टर, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट्स रिजल्ट इनटू जेनेटिक इंजरी, कि अगर जेनेटिक डिफेक्ट है किसी पर्सन के जीन्स में, यहाँ पर कोई चेंजेस है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगी, जीन्स में इंजरी देखने को मिलेगी। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल, congenital malformation is associated with the Down syndrome, कि एक होता है आपकी congenital malformation जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, डाउन सिंड्रोम से, कि अगर किसी पर्सन को congenital malformation है तो उस पर्सन को डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी तरीके से सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन द हीमोग्लोबिन इज सीन इन सिकिल सेल एनीमिया, कि अगर किसी पर्सन के सिर्फ एक अमीनो एसिड, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यानी कि बदल करके चेंज कर दिया जाए हीमोग्लोबिन के अंदर, तो यहाँ पर सिकिल सेल एनीमिया की कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये हुए हमारे मेजर कोजेस, कारण जिनकी वजह से सेल क्या हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है। तो इसी तरीके के फर्दर कंटेंट के लिए जुड़े रहें बीएसपी फार्मेसी के साथ, और आगे इसी चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करें। सो थैंक यू।